हेलो गाइस, माय नेम इज पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी यूनिवर्सिटी मैथ थ्री। सो आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सेट्स पे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या, ये सारी चीजें हम देखते हुए आए थे। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने टाइप के सेट होते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर या आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम इसको यूटिलाइज कर पाए, जिसमें ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आएंगे, वेन डायग्राम वगैरह आएंगे, तो हम इसको यूटिलाइज कर पाए। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल भी है, समझते चलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे नल सेट के बारे में। नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, ये तीनों नाम सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सेट नल सेट कब कहलाता है, ये टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे हैं। कोई भी सेट नल सेट कब कहलाएगा, जब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ सेट इज कॉल्ड नल सेट, अ सेट इज कॉल्ड नल सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट इन इट। इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो सेट क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। अब बता रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई it is represented by it is represented by either phi और ब्रेसेस और केवल करली ब्रैकेट। ध्यान रहे, करली ब्रैकेट इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि क्या ये नल सेट है क्या, जी नहीं, नॉट अ नल सेट, ये ध्यान रखें, नॉट अ नल सेट। बात समझे क्या, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ गया तो वो नल सेट नहीं है। करली ब्रैकेट अकेला है तो वो नल सेट है, या फाई आपने लिख दिया तो नल सेट हो गया। करली ब्रैकेट के अंदर यदि फाई आ गया तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ठीक है ना, ये नल सेट नहीं है। तो बात समझ गए होंगे आपकी, नल सेट और एम्प्टी, नाम से भी पता चल रहा है ना, नल, एम्प्टी और वाइड, ये तीनों किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, तो आप अब कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, मैं आपको अलग अलग फॉर्म में दिखा रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं। ए एक सेट है जिसमें मैं वेरिएबल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, क्या बोला, हमें सेट ए चाहिए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां से एक्स की वैल्यू निकाल के दे दो यहाँ पे। अब आप ये बताओ कि क्या ये जो पोर्शन है कभी 0 हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, प्लस 2 मतलब ये तो कम से कम 2 होगा ना। या आप ऐसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। अब एक बात बता सकते हो आप कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इट मीन्स एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यदि मैं ए को लिखना चाहूं तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं कि ए की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ए को मैं ये लिख लूं और ए इक्वल टू 5 लिख दूं, ये हमारा आंसर हो गया। कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं आप, कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल नंबर 2 डायरेक्टली देखेंगे आप। मान लीजिए मैं बी दे देता हूं, बी इक्वल टू एक्स सच दैट पॉजिटिव ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। बताओ हमें x क्या चाहिए, यहाँ पे लिख लो x इज, ऐसे लिख लो x इज पॉजिटिव ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। अब ऐसा बताओ, एक तो ऑड नंबर बोला, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो अलग की बात है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता ही नहीं, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिल सकती है। हैंस b क्या हो जाएगा, आइदर 5, और आप ब्रेसेस बना के लिख दें, या करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट लिख दें। तो ये क्या हो गया, नल सेट का एग्जांपल हो गया। आई होप आप नल सेट को समझ गए होंगे। नल सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड इसका, सेकंड पोर्शन इसका। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में, ठीक है। आप ध्यान से देखें, डेफिनेशन उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी समझना है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इसके भी नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनाइट, फाइनाइट मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या करें, काउंट कर पाए,
ठीक है ना, उनको हम काउंट कर पाए विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर हम इसको काउंट कर पाए, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनकी काउंटिंग खत्म हो जानी चाहिए, मतलब ये नहीं कि काउंट करते जा रहे हैं खत्म नहीं हो रहा है, काउंटिंग खत्म हो जानी चाहिए। तो इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, है ना। तो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ फाइनाइट सेट का डेफिनेशन लिखो। अ सेट अ सेट अ सेट कैपिटल एक्स ले लो, अ सेट कैपिटल एक्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, a set capital X is called finite set if its element can be listed by counting, if its element can be listed by counting, if its element can be listed by counting or labeling with the help of natural numbers, or labeling with the help of natural numbers, okay, and the process terminates and this process terminate at a certain natural number, बात को समझना, and this process terminates at a certain natural number, ओके। वही बात है, क्या बोल रहा है, सपोज देखना ध्यान से, फाइनाइट सेट का मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट हो, उनको हम काउंट कर पाए और वो खत्म भी हो जानी चाहिए, यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा है। वही बोल रहा है कि ये टर्मिनेट कहाँ पे होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर पे ही टर्मिनेट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सेट बोलता हूँ, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज सेट ए क्या है, एक्स है, और हमने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। देखो मैं बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ, एक जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि क्या फर्क है दोनों में। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल के और इस एक्स को दोगे तो ये सेट को दे देगा अपना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू प्लस -1, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो हम सेट ए की एक्स की 2 वैल्यू आ गई, तो सेट ए को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 एंड -1। तो ये क्या हो गया, देखो फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, कितने हैं 1 2, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम काउंट कर पाए ना, ये हुआ हमारा फाइनाइट सेट, और ये खत्म भी हो जाना चाहिए, ये नहीं कि हम काउंट करते जा रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी आप ले सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं ले रहा हूं, मान लो ये हमारा सेट बी है, और लिख दिया कि x और x इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, समझना बात को। एक्स क्या है, वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो पता है हमें वॉवेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो बस हमने लिख दिया। तो इसका मतलब बी क्या रहा हमारा, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर पाए विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर पे खत्म भी हो, 5 पे खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं फाइनाइट सेट के साथ आपको तीसरा पॉइंट दे दूं इनफाइनाइट सेट का, तो समझ सकते हैं आप इनफाइनाइट सेट, बताओ इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो हम काउंट ना कर पाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कैसे पता चलेगा जी, इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है सेट्स, ये खत्म ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे। यदि मैं इसका एग्जाम्पल बोल दूं आपसे, तो मैं बोल दूं ऐसे, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखना बेटा, एक सेट ए लिया, सच एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। मतलब क्या बोला है, एक्स एक रियल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है, तो x की कितनी वैल्यू होगी, अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में, ध्यान से समझना, 1 एंड 2 के बीच में टोटल जितने नंबर है वो सारी x की वैल्यूज हैं, यही तो बोल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बोला है, रियल नंबर बोला है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस टाइप के भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि
एक एग्जाम्पल बनता है, कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। हाँ, तो आप ये बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में एक सब पॉइंट है, मतलब टाइप ऑफ सेट से अलग है थोड़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। ठीक है, या हम इसको ऐसे बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, नंबर्स जो होते हैं वो कई टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कार्डिनल नंबर एक होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। जैसे आप ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, इस टाइप के नंबर्स होते हैं, उसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल काउंटिंग के काम में आता है और ऑर्डिनल ऑर्डर्स के काम में आता है। जैसे हमें कुछ काउंट करना है, सपोज एक क्लास में नंबर ऑफ चेयर्स, तो हम काउंट कर सकते हैं कि देर आर 20 चेयर्स, 40 चेयर्स, 50 चेयर्स, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन। वैसे हम काउंट कर सकते हैं इसको, कार्डिनल नंबर्स को। बट ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर प्रोवाइड करता है। जैसे हम क्या करते हैं, कहीं प्रेफरेंस देना है किसी को, तो हमने बोला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, देन हम वहां पे क्या ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होता है ऑर्डिनल नंबर। तो वही कार्डिनल नंबर को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। की जगह कार्डिनल नंबर भी लिखा होगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई n of a. Suppose let we have a set A, let we have set A, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ए। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये होता है हमारा कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डर बताने का, जो यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप बात समझ गए होंगे। ये किसी भी सेट के लिए हम यूज कर सकते हैं। जब भी सेट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना होगा तो हम उसके कार्डिनल नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सिंगलटन सेट की बात करते हैं, जो कि फोर्थ पॉइंट होगा हमारा। फोर्थ, सिंगलटन सेट। देखना, बहुत ही बेसिक है सब। सिंगलटन सेट, नाम से भी पता चल रहा है, सिंगलटन मतलब केवल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है ना, ओनली वन एलिमेंट। अब मैं क्या डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, आपको समझना आप ध्यान से, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, आप इसको देखो ऐसे ही याद रखो, ओनली वन एलिमेंट इज देयर इन द सेट। यदि सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट हो तो वो सेट क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल्स देख लो, कैसे पता करेंगे अपन। मान लो एक सेट ए है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, एक्स सच दैट, ध्यान से देखना, x लेस देन 3 ग्रेटर देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझना पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे रियल नंबर था, अभी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5। तो बोला x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए। 1 और 3 के बीच में x की वैल्यू नेचुरल नंबर के फॉर्म में क्या आएगी, एक 2 ही तो आएगी। 2 ही है ना, जो कि नेचुरल नंबर है। तो मतलब x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है, 2। तो हमने a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 2। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो जाएगा तो सिंगलटन सेट हो जाएगा वो। ठीक है, और भी आप ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज मैं x ले लिया, x स्मॉल x सच दैट, आप कुछ भी जहां पे एक एलिमेंट्स बना सकते हो, आप केवल एक एलिमेंट्स बना सकते हो। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख लो कि x प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, x हमें लेना है कब, जब x प्लस 2 इक्वल टू 3 हो। आपको पता है इसको सॉल्व करोगे तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि 1 है, जो कि 1 है। देख रहे हो ना, डायरेक्टली आप 2 को उधर भेजोगे तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो आप x को कैसे लिखोगे, ऐसे 1। तो दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट से यार नाम से ही पता। अब कोई बोले सर डबलटन सेट होता है क्या, ट्रिपलटन सेट होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। जो लिखवाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वही होता है। अपने मन से आप बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से आपको कुछ भी नहीं बनाना। तो बात समझ गए होंगे कि आप क्या होता है सिंगलटन सेट, है कि नहीं, समझ गए होंगे।
अब मैं बात करता हूं 5th पॉइंट में, इक्विवेलेंट सेट। पॉइंट नंबर 5th यहां पे ले लेते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे दो सेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हमें इक्विवेलेंसी चेक करना है। ठीक है, तो दो सेट, तो लेट वी हैव टू सेट्स। मैं मान लेता हूं हमारे पास दो सेट हैं। पहले ही मान लिया कि लेट वी हैव टू सेट्स, लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। अब ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएगा? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए। ध्यान रखना, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट। इफ number of element in A equal to number of element in B, ये दोनों बराबर हो जाए, then A and B are equivalent set। बात समझ गए होंगे? जैसे मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल, देखो हमारे पास एक सेट A है 1 2 3 4 5, एक सेट B है जो कि है AEIOU। क्या A एंड B इक्विवेलेंट सेट है क्या? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, तो क्या दोनों इक्विवेलेंट है क्या? तो हम फटाफट चेक कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है क्या। अरे तो बेसिक चीजें 1 2 3 4 5 काउंट कर ले तो 5 इधर भी है 5 इधर भी है। हमने बोला हियर n of A equal to n of B, it means this implies A equivalent to B। बात क्लियर है ना? फिर बात आती है क्या सर दोनों सेट सेम हो जाए, दोनों सेट क्या हो जाए? सेम हो जाए, मतलब जैसा A लिखा है वैसा ही B लिखूं तो इक्विवेलेंट होगा क्या? अभी बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ बस। पॉइंट नंबर 6 ले लेने दो मुझे, इक्वल सेट्स की बात कर लेने दो। पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारे पास? इक्वल सेट। वैसे सेट्स होना चाहिए इक्वल सेट्स, ठीक है कोई बात नहीं, ले लो। ठीक है, अब यहां भी टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। आप डिफाइन करना चाहे, देखो एक तो तरीका होता है मैं इक्विवेलेंट सेट का आपको पूरा डेफिनेशन लिख पाता कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ n a equal to n b or number of element in A is equal to number of element in B or cardinal number of A equal to cardinal number of B, then it is called equivalent set। या आप ऐसे समझ लो, यदि इक्वल सेट की बात आप समझना चाहते हो तो डेफिनेशन वाइज जाओगे तो टू सेट A and B are called equal set if both have same number of elements as well as same elements। बात समझना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। हमारे पास यही दो सेट है, दो कौन से सेट हमने मान लिए? ए एंड बी। ठीक है, यहां पे भी हमने क्या माना कि हमारे पास लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो अब इक्वल सेट कब होगा? इफ n ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ बी एंड साथ में क्या होना चाहिए? Elements of A and B are same। Elements of A and B are same, then A and B is called equal set। then A and B are called equal set and it is represented by कैसे? A equal to B, इक्वल सेट है ना। हो गया, एग्जाम्पल लोगे? ले लो एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। सपोज A हमारे पास क्या है, ले लो 2 4 6 8 एंड B क्या है 6 8 4 2। अब क्या दोनों इक्वल है क्या? चेक करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। यस 4 4 ही है, बहुत इजी है यार। और बोला सारे एलिमेंट सेम है कि हमने चेक किया, 2 है 4 भी है 6 भी है 8 भी है। अरे बना ही ऐसा गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस हमने क्या चेक कर लिया? आप कंडीशन लिखना चाहो तो लिख लो कि हियर n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b एंड एलिमेंट्स आर सेम, हेंस a इक्वल टू b, देन a एंड b आर इक्वल सेट। सही है क्या? समझ गए क्या? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप।
इक्वल सेट्स में क्या करना है और इक्विवेलेंट सेट में क्या करना है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इक्वल में दोनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए, बराबर एलिमेंट्स दिखने चाहिए, बस इतना ही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करोगे और मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, आई थिंक हमारे पास 6 हो गए थे। 7 देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ, ये भी नाम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर रहा है। हम नाम से आइडेंटिफिकेशन इसका कर सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब टोटल सेट इसके अंदर होंगे, सारे सेट्स ही इसके अंदर होंगे। और इसकी खासियत होती है कि हर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, क्योंकि किसी सेट के लिए आप यूनिवर्सल सेट इनफाइनाइट टाइप से बना सकते हो। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, देखो, इट इज अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल द सेट्स, इट इज अ सेट, it is a set which includes all the sets under consideration। ठीक है, देखो, और डेफिनेशन आप दूसरा टाइप का लिख सकते हो, और इट इज अ सुपर सेट ऑफ, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। जैसे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो अब क्या है। लेट वी हैव 2 3 4 सेट्स, 3 4 सेट लिख देते हैं। लेट ए क्या है अपने पास 1,2, बी क्या है ए, बी, सी, एंड सी क्या है हमारे पास एक और सेट है जो कि बता रहा है 4 6 एंड 8। ठीक है, अब मैं एक सुपर सेट बनाऊं। सुपर सेट क्या होता है ना, कि ये सारे एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए। तो एक मैं सेट बना रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी डी। देखो तो क्या सारे एलिमेंट्स हैं क्या इसमें? 1 2 है, 4 6 8, 4 6 8 ऑल्सो देयर, ए बी सी भी है। इसका मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू, कैपिटल यू। किससे? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, ध्यान रहे, कैपिटल यू से। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। तो मैं क्या बोला कि क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, क्यों नहीं गिवन रहेगा? यदि आपको खुद से बनाना है तो इसमें एबीसीडी में जेड तक लेके जा सकता था। ठीक है, ये नहीं सोचना कि जितने एलिमेंट्स इसमें तीनों मिला के होने चाहिए, जी नहीं, तीनों ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें, बी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, सी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। बस ये होता है यूनिवर्सल सेट। और मैं कोई सेट इंट्रोड्यूस कर दूं डी, तो उसके भी एलिमेंट्स होने चाहिए, और एक्स्ट्रा है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितना है उतना तो होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट शुड बी गिवन, गिवन होगा, मस्ट बी गिवन, मतलब आपके क्वेश्चन में रहेगा ही, आपको खुद से नहीं बनाना। ठीक है, तो आप ये बात समझ जाओगे कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट। तो इसके एग्जांपल्स तो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट ये भी बना सकते हो, एक और यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, उसमें ए बी सी डी ई कर दूं तो भी हो जाएगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, सेट ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स, इसका भी नाम है। देखो क्या है, सपोज देखो, सेट ऑफ सेट्स का मतलब पहले समझ लो क्या है। सपोज हमारे पास एक सेट है ए और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट्स खुद में एक सेट बन जाएं और उनका मैं सेट बना दूं। देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, अब मैं एक नया सेट बना रहा हूं, उसमें मैंने क्या लिखा 1 2 3। ये क्या बना, देखो सेट ऑफ सेट्स बन गया। इस सेट के सारे एलिमेंट्स अपने आप में एक सेट बन गए हैं और उनका भी मैंने सेट बना दिया। ठीक है ना, क्या हुआ, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को मैंने एक सेट बनाया और उनका मैंने एक कंबाइंड सेट बना दिया। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज अ सेट, अ सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज अ सेट इज कॉल्ड सेट्स ऑफ सेट। समझे क्या, समझे क्या? तो ये मुद्दा होता है सेट ऑफ सेट्स का। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि सेट ऑफ सेट्स क्या है। कि कभी क्वेश्चन में आपको ये लैंग्वेज दिया हो तो आप पैनिक ना हो जाए कि अरे यार ये तो पढ़ाई नहीं किया तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेट ऑफ सेट्स का मतलब देखो, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स मतलब एक सेट है
उसके सारे एलिमेंट्स को मिला के एक नया हमने सेट बनाया है। उनके सारे एलिमेंट्स ट्रीट कैसे हो रहे हैं, एज ए सेट ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सेट ऑफ सेट्स। अब हम बात कर रहे हैं सबसेट के बारे में, ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सबसेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या है सबसेट, आप समझेंगे क्या होता है सबसेट। इसको मैं इधर से थोड़ा मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको यहां पे लगा देता हूँ 3 4 5 6 7 8 ए बी कुछ ऐसा था। ठीक है, सबसेट ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, सपोज मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देन देखेंगे उसके बाद इसका डेफिनेशन क्या होता है। सपोज वी हैव टू सेट्स, सपोज ए 1, 2, 3 एंड बी 1, 2, 3, 4, 5। देखो क्या बोलेंगे, इफ all elements of A, if all elements of A lies in B, या B के अंदर हो, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। समझो बात को, A के सारे एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए, B में होने चाहिए। यदि ऐसा है, मतलब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में है, जो पहला सेट है ना, जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होता है। समझना ध्यान, मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी सपोज फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट में है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में है, फर्स्ट के सेकंड में है, फर्स्ट के सेकंड में है, देन फर्स्ट वाला सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है क्या, हमने चेक कर लिया 1 2 3 1 2 3 पहले ही मिल गए, मतलब हाँ, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब क्या है, हमेशा से लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, नहीं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। और क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो पहले आएगा वो क्या होगा, जो पहले आएगा वो क्या होगा, ऐसा नहीं, पहले से नहीं होता, ध्यान से रखें, गलती ना पड़े। जहां पे ये ओपन है उसका अपोजिट जाना है। यदि मैं ऐसे लिख दूं तो असल में पढ़ेंगे इसको अलग से। यहाँ ये क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड हेयर समझना, एंड हेयर बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बी सुपर सेट ऑफ ए, जो मैं यहां पे लिखा था। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये क्या है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो बात समझ गए होंगे कि यदि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो पहला सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब जिसके एलिमेंट्स सारे दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं वो सबसेट होगा। ठीक है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या, यदि मैं एक नोट डाल के यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, इफ ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी बराबर हो, तो क्या दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या होगा, हेंस ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और भी एक बात बोल सकते हैं, इसको और हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कैसे डिफाइन करते हैं, देखो वो हम तो मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यदि मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाई x ऑल्सो बिलोंग्स टू b इफ एंड ओनली इफ a सबसेट ऑफ b। बात समझना, a यदि b का सबसेट है, ये इफ एंड ओनली इफ है, दिस इंप्लाई होता है। देखो देखो, a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे यदि सबसेट है, तो इसका मतलब यदि x a को बिलोंग करता होगा तो x b को भी बिलोंग करना पड़ेगा। मतलब यदि 1 a को भी बिलोंग करता है और 1 b को भी बिलोंग करता है, तभी तो सबसेट बना होगा। वही बात यहाँ पे मैथमेटिकली आपको बताई जा रही है कि आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसको लिखो और इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं कैसे, a सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाई
x बिलोंग्स टू b, मतलब जो a का एलिमेंट है वो b का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब यदि मैं इसी में बात एक बोलूं और पॉइंट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड है, इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ए बी का सबसेट नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे जी? अरे बिल्कुल आसान है यार, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बहुत आसानी से लिख सकते हो। बस क्या करना है, जैसे नॉट बिलोंग्स टू का केस था वैसे ही ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब नोट नंबर 4 लेते हैं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 क्या बोलता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझना क्या बोल रहा है कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। कैसे सबसेट का डेफिनेशन वहां पे क्लियर होना चाहिए, हमने बोला अभी दिखा देते हैं। सपोज इसका एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट्स ए कोमा बी है, और फिर से मैंने ए लिखा, तो ये क्या हो गया, ए कोमा बी। मैंने क्या बोला, सबसेट का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बोला हाँ कर रहा है, देखो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, और मैं ऐसे बोल सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू a। अरे तो दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, बस बात सेम है। ठीक है, मतलब x यदि a को बिलोंग करता है तो x a को ही बिलोंग करना चाहिए, तो कोई भी सेट होता है ना खुद का सबसेट होता है। ठीक है, मैं 5th पॉइंट ले रहा हूं सीने का, पॉइंट नंबर 5, नोट नंबर 5 है, ये नोट जो लिख रहे हैं इसमें, नल सेट, जो नल सेट होता है, नल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा नल सेट, किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा नल सेट, क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो नल सेट क्या होगा, किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 लेते हैं, पॉइंट नंबर 6 लेते हैं। ये बात समझ, नल सेट क्यों होगा सबसेट? नल सेट, क्योंकि हमें क्या करना है, नल सेट का मतलब समझ रहे हो ना, मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, हमारे पास मान लो ए है हमारे पास जिसमें कुछ भी नहीं है, और बी है मेरे पास 1 2 3 4, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों जी, क्या बोला है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। ए में एलिमेंट ही नहीं है तो बी से कोई दिक्कत ही नहीं है ना उसको, ए में तो एलिमेंट है ही नहीं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब तो हर जगह होगा, कोई भी नहीं है, और बी में एक्सेस है, और एक्सेस रह भी सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट जो होता है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, ये किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, मैं इसके आगे और भी पॉइंट्स लिखने वाला हूं, तो आप यहां तक लिखो, मैं मिटा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं। ओके, 6th पॉइंट देखते हैं। नोट का 6th पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है, इफ A is subset of B and B is subset of C, this imply, यदि ऐसा है तो ये गारंटीड है कि A is subset of C। समझो कैसे हो रहा है, क्या है, A सबसेट हो B का, B सबसेट हो C का, तो A C का सबसेट होगा ही होगा। बात समझना कैसे हो रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज A क्या है हमारे पास, 1 3 एंड 5, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, सपोज 1 2 3 4 एंड 5, चलेगा। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, दिख रहा है आपको क्लियरली, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है क्या, हाँ हाँ है, हाँ है, तो अंधे को भी दिख जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अब कंडीशन क्या करना है, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो मतलब सी में ऐसा लिखा कि ये आ जाए इसके अंदर, तो मैंने बोला 1 2 3 अप टू मैं 10 तक लिख रहा हूँ। ठीक है, 9 एंड 10, राइट है बेटा, ठीक है ना। ये डॉट 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 आप समझ लेना क्या है, 4 5 6 7 8 भी आया है बीच में, ठीक है ना। तो अब मैं बोल सकता हूँ बी सबसेट ऑफ सी, हाँ हाँ बिल्कुल, बी के सारे एलिमेंट सी में है क्या, तो
अब ये बताओ ए सबसेट ऑफ सी हो रहा है क्या? ए के सारे एलिमेंट सी में है क्या? ए के सारे एलिमेंट सी में है क्या? है ना? हाँ 1 2 3 है। तो वही तो प्रूफ कर गए ना हम कि यदि ए इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, दिस इम्प्लाई मतलब यदि ऐसा होता है तो ये होना ही है, गारंटीड है कि ए क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। समझे क्या? अब मैं बात करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा, सबसेट में निकालना भी आपको सिखा दूं सबसे पहले, ठीक है? इसी में सीखेंगे हम। ये जो हमारा हेडिंग है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं। किसी सेट से हम कितने टोटल सबसेट बना सकते हैं, यहीं पे हम सबसेट बनाना भी सीखेंगे। सपोज हमारे पास, अभी देखो मैं एग्जांपल से आपको डील कराऊंगा और फिर धीरे धीरे मैं इसका एक कंक्लूजन दे देंगे। एग्जांपल नंबर 1, इफ ए हमारे पास है सपोज 1, 2, मुझे इसके सबसेट्स बनाने हैं कि इसके कितने ऐसे सेट्स बनाओ जो सबसेट की तरह काम करेंगे। मैं देखो बना रहा हूं सबसेट, समझना कैसे बनेगा। सबसेट का मतलब क्या होता है? ऐसे सेट जिनके सारे एलिमेंट क्या हो जाए। मैं ए के लिए सबसेट बना रहा हूं ना, मैं ए के लिए बना रहा हूं मतलब मुझे ऐसे सेट्स बनाने हैं जिनके सारे एलिमेंट ए में हो। तो देखो एक 1 हो सकता है, 1 है ना इसमें। एक क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, एक 1, 2 हो सकता है, और एक 5 तो हमेशा सब में रहता है। इसकी जगह 5 लिख लो, इसकी जगह आप 5 लिख लो। देखो दिस इज सबसेट ऑफ ए, मतलब हाँ देखो इसके सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। इसके सारे एलिमेंट्स मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है 1 जो इसमें एग्जिस्ट करता है, 2 भी है, 1 2 भी है, और 5 तो रहना ही रहना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 4। और यहाँ पे कितना था? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था? 2 था। ध्यान से देखते रहना। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज मैं यहाँ पे ए में मैं क्या करूं? 2 4 6 ले लिया। अब मुझे सबसेट चाहिए, सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी की बात करते हैं। एक अकेला 2 हो सकता है, एक अकेला 4 हो सकता है, एक अकेला 6 हो सकता है। देखो मैं बना रहा हूं, एक अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 4 भी हो सकता है, अकेला 6 भी हो सकता है। फिर हम दो दो के पेयर्स बना सकते हैं, 2 4, 4 6 एंड 2 6, 2 4, 4 6 एंड 2 6। और एक ये खुद का सेट भी तो खुद का सबसेट होता है। तो हमने बोला हाँ हाँ खुद का सेट मतलब 2 4 6, और एक क्या होता है? 5 होता है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सबसेट कैसे बना रहे हैं। देखो आप चेक कर लो, 2 एग्जिस्ट है, कर रहा है, हाँ कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, 2 4 भी है, 2 6 भी है, 4 6 भी है, 2 4 6 भी है। मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लेके, फिर इसके टोटल एलिमेंट्स को लेके जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे सबसेट बन जाते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे यदि आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना था? 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 8। काउंट कर लो, 8 ही होगा, है कि नहीं? अब एक लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा इसको। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 देखना बेटा ध्यान से। मान लो x है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास a, मतलब एक ही एलिमेंट है a है। मुझे इसके नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, तो मैं सबसेट्स निकाल रहा हूं, ठीक है? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एक ही है। तो सबसेट में क्या होगा? पहले इसका सिंगल एलिमेंट लिया तो सेम ही आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ है क्या? देखो तो कुछ है क्या? नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना हुआ क्या है। जब एलिमेंट 2 थे तब नंबर ऑफ सबसेट 4 आया था। जब एलिमेंट 3 तो नंबर ऑफ सबसेट 8 आया। जब 1 तो 2 आया। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखना। इसका एक और तरीका होता है, एक और मेथड है जो बाइनोमियल से निकालते हैं, जो अभी आपको समझ नहीं आएगा इसलिए नहीं बताया जा रहा है। तो मैं इसको कंक्लूड करके क्या लिख रहा हूं कि इफ अ सेट, ए सेट नहीं, इफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स
एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब 2 था तो 2 की पावर 2 4, जब 3 था तो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। देखो तो ये जब 2 था तो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये जब 2 था तो 2 की पावर 1, सॉरी 1 था तो 2 की पावर 1 लिखा हुआ है क्या। तो टोटल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। तो मैं सीधी सीधी बात बोलूं आपसे, एक और एग्जांपल लूं, एग्जांपल नंबर 4, मैं बोलूं इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10, दैट इज 1024। अब ये इतना लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए हमने फॉर्मूला बना लिया ना, और फॉर्मूला बना लिया तो डायरेक्टली आंसर तो दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, यदि किसी सेट में 10 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 10 एलिमेंट्स, 2 के पावर 10 सबसेट्स बनेंगे, जो कितने होते हैं, 1024 होते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम सबसेट बना रहे हैं और कैसे इसके फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। आप जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां भी एक मेथड बताया जाएगा कि हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। वहां पे आता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो समेशन होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो 2 की पावर n आता है, वही होता है ये। बट अभी आपको बाइनोमियल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिसका ज्ञान नहीं है उसके बारे में चर्चा करना जरूरी नहीं समझते, है ना। तो अच्छी बात है, आप देखो अभी जो बताया जा रहा है ये बेसिक चीजें हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आप इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, तो देखते हैं प्रॉपर सबसेट, देखते हैं प्रॉपर सबसेट। ये भी कहीं ना कहीं सबसेट का भी एक पार्ट है। सबसेट में हमने क्या पढ़ा कि 2 सेट्स, यदि ए और बी हमारे पास 2 सेट्स हैं, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। अब चाहे तो डेफिनेशन इसका लिख लें प्रॉपर सबसेट का, कि अ सेट ए इज कॉल्ड, अ सेट ए कैपिटल ए इज कॉल्ड proper subset of set B if proper subset of set B if every element of A is an element of B, every element of A is an element of B, but at least one element of B, but at least one element of B which is not element of A। देखो स्टार्टिंग का जो आधा डेफिनेशन था वो सबसेट का ही था, बट एवरी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। जो लास्ट का डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग है, बात समझना क्या बोला है। ए के सारे एलिमेंट, सपोज मैं यहाँ पे देखो एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3 4, मतलब ए के सारे एलिमेंट तो बी के होने चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4। बट बोला बी में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। कम से कम एक का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक, मान लो यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, तो बोला कि कम से कम ऐसा होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो ना कि बी के सारे एलिमेंट एक में नहीं होने चाहिए। इट मीन्स ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो ए और बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट कब बनता है, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हियर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए प्रॉपर सबसेट बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे यदि इक्वल टू, देखो एक ऐसा ही आता था इक्वल टू का, तो ये क्या हो जाता था, सबसेट हो जाता था सबसेट। अभी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में देखो ध्यान से अब क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी सबसेट बना रहा है, तभी प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास ए है सपोज 1 2 3,
ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट बनाओ। प्रॉपर सबसेट बनाओ, ए के प्रॉपर सबसेट चाहिए, तो हमने बोला 1 हो सकता है क्या, चेक करो। यदि मान लो इसको हमने बी बोल दिया, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, हमने कहा है बी के सारे एलिमेंट ए में हैं लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ये तो होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या 2 हो सकता है, हमने बोला हाँ 2 हो सकता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है बट इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। 3 हो सकता है क्या प्रॉपर सबसेट, देखो ए प्रॉपर सबसेट है तो ए में एलिमेंट कम होने चाहिए, तो ये देखो कम वाले हैं, कम वाले हैं ना, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, कम वाले एलिमेंट्स चाहिए हमें। 1 3 भी हो सकता है, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, एंड 1 2 भी हो सकता है, एंड 5 तो हो ही सकता है। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इससे कम वाला है। क्या नहीं हो सकता है, एक जो एलिमेंट आता था ना जो सेम वाला आ जाता था वो नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को, इसमें बस प्रॉपर सबसेट और सबसेट में इतना ही फर्क है। सबसेट में क्या होता था कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है बट कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ही अलग है। वो क्या बोलता है कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, कम से कम एक का मतलब ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है कुछ भी, जो बी ए में ना हो, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, इट मीन बी में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। देखो, तो अब मैं बोलूं ए के प्रॉपर सबसेट बता रहा हूं, ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं, ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं, तो क्या हुआ, लॉस क्या हो गया, एक सेट का लॉस हो गया हमारे सबसेट के हिसाब से। कौन सा, जो 1 2 3 करके आता, क्योंकि वो बराबर हो जाता, मतलब प्रॉपर सबसेट में हमेशा एलिमेंट्स कम रहेंगे। तो अब यदि मैं यहां से आपको एक बात बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ध्यान से देखना, वो क्या था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हुआ करता था 2 की पावर n, एक ही तो घट गया इसमें से, कौन सा, जो सेट सेम आ जाया करता था वही तो नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर n माइनस 1, ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर सेट की। अगला हमारा जो है वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट। बात समझना, मतलब सबसेट के सेट्स बनाओगे तो उसको हम पावर सेट बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक सेट है ए, सपोज 1 2, तो इसके सबसेट्स क्या है बता सकते हैं आप, सबसेट्स में निकाल रहा हूं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 1 2 है और एक 5 है जी, राइट है। अब इनका यदि मैं सेट बनाऊं, मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स बना के, तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ ए से, पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट का क्या हो जाएगा, इसका सेट बनाओ, तो हमने बोला 1 2 1 2 एंड 5, ये हो जाता है पावर सेट। ठीक है, तो ये है हमारा पावर सेट, बाकी उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे जी, फिर आप बोलो क्या मजाक कर रहे हो सर, अरे जितने सबसेट आएंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, समझ रहे हो बात को, मैंने बोला पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, बोले जितने सबसेट आएंगे, क्योंकि ये सबसेट ही तो इसके एलिमेंट्स बन रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। यदि मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, मतलब ये ए अभी जनरलाइज है, किसी भी सेट के लिए, किसी भी सेट के लिए उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 की पावर n। अभी देखो कितना था, 4 आया ना, 1 2 3 4, क्यों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 2, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। बात समझ गए होंगे आप, ये है, तो बहुत बेसिक सा है कि सेट के सबसेट के सेट्स बनाओ, पावर सेट मिलता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप इस पे वर्क करना पड़ेगा, 1 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा यार, बहुत टफ नहीं है ये। लास्ट देखते हैं, ठीक है, लास्ट होगा हमारे पास डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट, जिनमें कोई भी कनेक्शन ना हो, ठीक है। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, यहाँ पे दो सेट आएंगे कम से कम, टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। मतलब इफ वी हैव टू सेट्स, इफ वी हैव टू सेट्स A and B and there will be no common element in A and B, मतलब क्या हुआ, and ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाए, फाई हो जाए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, then A and B are called disjoint set, then A and B are called डिसजॉइंट सेट। बात समझ गया? डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या, ओवरलैपिंग सेट, उनको अलग अलग टाइप से बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट्स बोल सकते हैं। बट डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, एग्जांपल देखना, हमारे पास सेट ए है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर and B collection of even natural number। बात समझ रहे होंगे आप? अब देखो तो इसमें कुछ कॉमन आएगा क्या, अबे ऑड और इवन में क्या कॉमन आता है, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, हेयर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है, हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। बात समझे क्या? दो सेट डिसजॉइंट सेट कब हो रहा है, जब उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो क्या करना है यार, ये तो नाम से ही हम समझा रहे हैं, तो नाम पढ़ो और आंसर दो, बात खत्म है। तो बहुत ज्यादा बुक की लैंग्वेज में नहीं जाना हम। बहुत लोग होते हैं डेफिनेशन के पीछे भागते हैं। आप सोचो डेफिनेशन कहाँ पूछता है, जेडब्ल्यू मेंस में पूछेगा, एडवांस में पूछेगा, या आपके स्टेट बोर्ड में पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा। कंसेप्ट पता है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन आप बना सकते हो यार खुद से, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे इस पे बेस्ड, और फिर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, ये सब पढ़ने वाले हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब ये क्वेश्चन, अब ये जो पोर्शन है ना, ये अब थ्योरेटिकल से एनालिटिकल की तरफ बढ़ेगा। अब ये थ्योरी धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब एनालिटिकल पार्ट आएगा, वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ डेरिवेशन होंगे, फॉर्मूले आएंगे, और फिर मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।